आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो पिछले 32 साल से आईटीआई एजुकेशन को समर्पित हैं। वे सिर्फ एक प्रिंसिपल ही नहीं है बल्कि एक असली मार्गदर्शक हैं जो अपने स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत से तरीके से मदद करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनकी डेडिकेशन इस लेवल तक है कि वो अपने स्टूडेंट्स की किसी भी तरीके से मदद करने से चूकते नहीं हैं। इनके व्यक्तित्व का एक अनूठा पहलू और भी है, ये एक नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी है जिसके ज्ञान और नॉलेज से बहुत से लोगों का मार्गदर्शन कर चुके हैं और उनको अपनी ज़िंदगी के असली गोल्स अचीव करने में मदद कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं मिस्टर राकेश भाटिया जी से। सो राकेश सर, वार्म वेलकम टू आवर शो द मेग शो। तो कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सर। आज की इस बदलती दुनिया की अगर बात करें, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और स्पेशली हम अगर चाइना जापान जैसी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है, मुझे लगता है कि इंडिया में अभी 10-15 साल और लग सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को आने में। और इंडिया एक यूथ का देश माना जाता है। तो आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है यूथ के साथ? यूथ के लिए टेक्निकल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? देखिए साहिल जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। और आज की डेट के अंदर अगर किसी के पास स्किल है तो वो अपनी ब्रेड एंड बटर की अर्निंग के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसको फास्ट ग्रोइंग सिस्टम के साथ अडॉप्ट होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपने अभी बोला कि फॉरेन कंट्री के अंदर जापान, चाइना या और जो सिंगापुर, ये कंट्रीज़ बहुत फास्ट डेवलपिंग हैं टेक्निकल लाइन से रिलेटेड। जी। आज की डेट के अंदर हमारा देश भी जितनी स्पीड से वो आगे जा रहे हैं उसी उससे ज़्यादा बल्कि पेस से हम्म। हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही टेक्निकल लाइन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है हमारा। जी। इसका पूरा नाम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप से ही स्टार्ट होता है और इसका स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पूरा नाम है। जी। तो हमारा डिपार्टमेंट और यूथ डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट हो गया है सेंटर से। हम्म। और स्टेट में भी हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। हमारे एक ही मिनिस्टर हैं, गौरव गौतम जी, जो बिल्कुल युवा हैं, अभी बनाए हैं पीछे जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो उसके अंदर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी दिशा के अंदर और काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे देश की दशा भी इन्हीं कंट्रीज़ के साथ जहां आप कंपेयर कर रहे हैं उससे आगे ही जाएगी, पीछे नहीं होगी किसी भी हालत में। तो इस दोनों डिपार्टमेंट को सर मर्ज करने का कोई खास रीज़न आपको दिखता है? हाँ, इसका रीज़न ये था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि आपने कई स्पीच के अंदर सुना होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ये बात बोलते हैं कि हमारा देश वर्ल्ड में सबसे युवाओं का सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही। यूथ अगर बहुत ज़्यादा है तो किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए यूथ की ही आवश्यकता है। राइट। जो ओल्ड एज्ड होते हैं वो अपनी जीवन जी चुके होते हैं, उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि और डेवलप करना है। लेकिन बिल्कुल। यूथ के अंदर एक सेंटिमेंट्स भी हैं, इमोशंस भी हैं और इस चीज़ के प्रति उनकी जागरूकता भी है कि हमें आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, आईटीआई डिपार्टमेट को इसके साथ मर्ज किया गया यूथ के साथ, कि इनको एक तो रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी तो प्रोग्रेस भी यूथ ही करेगा और बिल्कुल। वो देश का भविष्य है, काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकता है। इसलिए इसको मर्ज करने का, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, हम्म। इनको आपस में मर्ज करने के लिए यही एक तरीका था। सर, तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन की आपने बात करी कि टेक्निकल एजुकेशन में इंडिया बहुत ग्रो करेगा जी। और अभी भी ग्रो कर रहा है, तो इसके अंदर आईटीआई कॉलेजेस का कितना रोल है और किस तरीके से इस मिशन को कंप्लीट किया जा सकता है? देखिए, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो 3 स्टेप हैं उसके। फर्स्ट है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जी। जिसको बड़े लेवल पर आप मानते हैं। हम्म। उसके बाद हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस जी। और उसके बाद है आईटीआई कॉलेजेस। हम्म। मैं आईटीआई कॉलेज में हूँ तो मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में ये बताऊँगा कि हमारे यहाँ पर जो आईटीआईज़ हैं ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। हम्म। तो आज का जो इरा है, आज का जो एज है, इसके अंदर इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल काम करने वाले स्टूडेंट्स की, ट्रेनीज़ की, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। बिल्कुल। जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ है या पॉलिटेक्निक से पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा सा हिच फील करते हैं प्रैक्टिकली काम करने में। वो इंस्ट्रक्शंस तो अच्छी दे सकते हैं पर प्रैक्टिकली उतना काम नहीं करते, जो हम्म। मैंने अपनी लाइफ के अंदर
हुँ, एक्सपीरियंस में देखा है। तो हमारे जो ट्रेनीज़ पास आउट होके जाते हैं, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है और ये ग्राउंड के साथ जुड़े होते हैं, डाउन टू अर्थ लोग हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये हर एक काम को ईज़िली करने की क्षमता भी रखते हैं और इनके अंदर इस चीज़ को करने का थोड़ा जज़्बा भी है ज़्यादा। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है वो इससे रेलिवेंट बड़ा रेलिवेंट है कि भई ये बच्चे ज़्यादा काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में ज़्यादा योगदान दे सकते हैं और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो खुद उनको काम के बारे में नॉलेज होती है। बिल्कुल। तो अभी आपने एक सर एक बात कही कि रूरल एरिया से काफ़ी बच्चा जी, आता है। तो हमने भी जैसे जो चीज़ नोटिस करी है कि आईटीआई के अंदर अगर हम देखें तो रूरल एरिया या फिर लो इनकम ग्रुप का बच्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। होता है। तो काफ़ी चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते होंगे जब ऐसा बच्चा आपके पास आ रहा है जो मतलब कहीं न कहीं इकोनॉमिकली भी इतना साउंड नहीं है। देखो जो इकोनॉमिकली साउंड है कहीं न कहीं उसके पास एक बैक स्टेप का या एक सेकंड ऑप्शन होता है कि भई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, कुछ और देख लेंगे, है ना? फादर 10 लाख लगा देगा या 15 लाख लगा देगा, बिज़नेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन इन बच्चों के पास कोई बैकडोर या सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो वो चैलेंजेस आप कैसे फेस करते हैं? देखिए ये आपके क्वेश्चन में ही आंसर है कि क्योंकि इनके पास बी ऑप्शन नहीं है। राइट। ए ही ऑप्शन है कि अगर एडमिशन लिया तो इसको पूरा करना है। हुँ, तो जब वो इसको और ज़्यादा मेहनत से करते हैं और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं हुँ, और जब वो ज़्यादा सीखेंगे तो नेचुरल है 1-2 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद वो उस लेवल तक आ जाते हैं जहाँ पर एक बड़े लेवल का इंजीनियर होता है, उस जी। लेवल तक वो उनकी सैलरीज़ भी पहुँच जाती हैं। हुँ, तो जब हम उनको बताते हैं रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को कि भई आपका फ्यूचर इस तरीके से आगे जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज़ इसी सेक्टर के ऊपर कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो उनका थोड़ा हौसला भी बढ़ता है और सेकेंडली जो आपने बोला ना चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, तो थोड़ा-सा उनको एक बार स्टार्टिंग में कल्चर में देखिए जो टेक्निकल स्टडीज़ हैं वो ज़्यादा इंग्लिश में हैं। जी। तो हालाँकि हम हिंदी वर्ज़न में भी बताते हैं उनको हुँ, और आगे इंडस्ट्री में जब वो जाते हैं तो उनकी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी-सी वो लैग बिहाइंड करते हैं, तो उसको हमें फ़ोकस करना पड़ता है कि भई थोड़ा-सा जब वो रूटीन के अंदर हमारे से बातचीत करें, तो हम उनको इसके अंदर फ्लुएंट करें। जी। इंग्लिश भी वो थोड़ा ठीक सीख लें, ताकि वो आगे मैनेजमेंट में जाएँ या एज़ ए ट्रेनी किसी भी जॉब में जाएँ, कंपनी में जाएँ, तो वो इंग्लिश कम से कम समझ अच्छी तरह लें। बिल्कुल। तो सर इस चीज़ के ऊपर वर्किंग क्या है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो जब बच्चा एक अपनी एजुकेशन करके बाहर निकला, जब वो इंटरव्यू देने जा रहा है, चाहे वो नॉर्मल लेवल के ऊपर भी इंटरव्यू देने जा रहा है, अगर आप एमएनसीज़ की बात करें, तो वो सारा का सारा पर्सनैलिटी कहीं न कहीं मैटर करती है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं या आप रूम में भी एंटर किए, तो सबसे पहले आँखों से ही चीज़ों को तोला जाता है, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल। स्किल्स बाद में आती हैं। पहले ये चीज़ सामने आती है कि भई यार जो सामने से आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? तो एजुकेशन के साथ-साथ पर्सनैलिटी के ऊपर आईटीआईज़ किस तरीके से काम कर रही हैं? हमारा डिपार्टमेंट पिछले लगभग 8-10 साल से इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फ़ोकस कर रहा है। हुँ, हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स जो हुई हैं उसके अंदर एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास जो स्टार्टिंग से टीच करते हैं बच्चों को, ट्रेनीज़ को। उनकी हर एक ट्रेड के स्टूडेंट्स की 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास है, कंपल्सरी है। जी। तो वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एमबीए पास हैं। कोई यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आया हुआ है, कोई बड़े इंस्टीट्यूट से करके आया हुआ है, उनकी पीछे रिक्रूटमेंट हुई है। पिछले 8-10 साल से वो लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, हुँ, रिज्यूमे तैयार करना, ओके। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। आप व्हेन यू एंटर इनटू द जॉब, आपको कैसे बिहेवियर रखना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, आपको इंटरव्यू देने जाना है तो क्या ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, क्या बोलने का आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं है ना कोई कोई क्वेश्चन करे उसके बाद उसको जवाब दो। ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जी, इसके ऊपर वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो फोकस कर रहे हैं। और सेकेंडली हमारे साथ मेधा फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन वो जुड़ी हुई हैं। राइट। और एक चीज़ और आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। लकीली आपके पास इंटरव्यू देने से पहले मेरे पास अभी 15-20 मिनट पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अभी एक मेंबर आए थे। तो वो इसके ऊपर एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स विदाउट एनी कॉस्ट वो बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएँगे और उनको मैंने वेडनेसडे को इनवाइट किया अपनी आईटीआई करनाल के अंदर। वेरी गुड। तो मतलब जो आपने लाइन कही कि
आने वाले टाइम में हम चाइना और जापान से ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर सच में इस तरीके से काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर 100%। कोई डाउट है ही नहीं कि हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। बिल्कुल, हमारी जो हुँ, गवर्नमेंट है ये हुँ। पिछले 10 साल से इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है। राइट। सो सर पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ बदलाव आपने देखे होंगे, है ना? तो उस बदलाव के अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं कि 10 साल में किस तरीके से आईटीआईज़ ने ग्रो किया है और किस तरीके से आगे ग्रोथ की हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए जॉब मार्केट को। अगर हम जॉब मार्केट आज की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर रही है, जो हमने पहले भी डिस्कशन करी। तो पिछले 10 साल और अगले 10 साल, इनको आप किस तरीके से रिलेट करते हैं? देखिए मैं पिछले लगभग 32 ईयर्स से डिपार्टमेंट में हूँ। जब मैं डिपार्टमेंट में आया था तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर हमारी करनाल आईटीआई होती थी। आज पिछले 10 साल के अंदर हमारी आईटीआई डिस्ट्रिक्ट करनाल में 10 गवर्नमेंट आईटीआईज़ हैं। निसिंग में है, गरौंडा में है, तरावड़ी में है, हुँ, इंद्री में है। इस टाइप से 10 आईटीआईज़ गवर्नमेंट की चल रही हैं, 10-12 प्राइवेट आईटीआईज़ चल रही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो भी आपने क्या चेंजेस देखे हैं, तो चेंजेस ये हैं कि स्टूडेंट्स का रुझान टेक्निकल लाइन की तरफ है, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड हैं। जॉब ओरिएंटेड हैं, पास होते ही बच्चे जॉब में चले जाते हैं। जी। तो 10 साल के अंदर सबसे बड़ा प्रोमिनेंट चेंज यही आया है कि हमारे यहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। सेकेंडली, जो टाइम टू टाइम ट्रेड्स आनी चाहिए, वो पॉपुलर ट्रेड्स, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने स्टार्टिंग में ही बात की। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इससे रिलेटेड ड्रोन से रिलेटेड हैं, हुँ, हुँ। ये ट्रेड्स अभी हमारे यहाँ स्टार्ट हुई हैं। डेंटल टेक्नोलॉजी है, ओल्ड एज होम केयर है, हुँ, ऐसी ट्रेड्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है हमारे डिपार्टमेंट ने। तो इसका मतलब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल 100% फोकस कर रही है, विजुलाइज कर रही है कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। तो जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ की सप्लाई होनी चाहिए। कुछ ओल्ड ट्रेड्स बंद भी हुई हैं हुँ, जिनका फ्यूचर नहीं था, उनका नाम भी कुछ का कन्वर्ट हुआ है। हुँ। तो इस टाइप से टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, और अगले 10 साल का विज़न जो ये है, तो वो तो मेरे हिसाब से, जैसे आपने अभी कंपेयर किया जापान के साथ या चाइना के साथ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में हम उनको बीट कर देंगे 100%। वेरी गुड। तो सर बेसिकली ट्रेड्स कौन-कौन सी अभी राइट नाउ कितनी ट्रेड्स हैं और किस तरीके से बच्चे को उस तरफ देखना चाहिए? हमारे यहाँ पर इस समय 35 को टच कर रही हैं ट्रेड्स, और 88 के करीब यूनिट्स हैं हमारे। एनसीवीटी और एससीवीटी दो टाइप्स के होते हैं। तो तो इसमें सर अब हाँ, एनसीवीटी सॉरी टू डिस्टर्ब यू कि हाँ, ये एनसीवीटी और एससीवीटी हाँ, मैं इसमें क्या डिफरेंस आ मैं जाता है? बताता हूँ। कोई भी ट्रेड जब स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेज के ऊपर, वो एससीवीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से ही रिकॉग्नाइज्ड होती है, जिसको हमारा डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है। विद इन 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स उसका स्कोप देखकर हुँ, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करके फिर वो एनसीवीटी में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट करने के लिए एक डीजीटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम है हमारा, डीजीटी दिल्ली से ऑपरेट होता है डिपार्टमेंट। हुँ, हुँ, तो वो विज़िट करते हैं, अगर उनको लगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनका पूरा है, ये ट्रेड के लिए जो नॉर्म्स हैं ये कंप्लीट करते हैं, हुँ, तो दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू द एनसीवीटी। एनसीवीटी। तो स्टार्टिंग में एससीवीटी होती है, उसके बाद एनसीवीटी होती है। एनसीवीटी ट्रेड इज़ मोर पॉपुलर, और मोर ओवर हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके। आप कहीं भी जा सकते हैं हुँ, एनसीवीटी हुँ। करके। तो एससीवीटी से स्टेट के अंदर आप रिकॉग्नाइज्ड हैं, और एनसीवीटी से नेशनल तो हैं ही हैं, वर्ल्ड हुँ। वाइड आप रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जो एनसीवीटी की आपने बात की, जो स्टार्टिंग में एससीवीटी होता है, देन एनसीवीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट जो आज एससीवीटी के अंडर जो कॉलेज है, जो आईटीआई है, उसके अंदर अगर एडमिशन ले रहा है, तो कल जब वो कॉलेज एनसीवीटी में कन्वर्ट होगा, तो बच्चे को सर्टिफिकेशन एससीवीटी मिलेगी या एनसीवीटी मिलेगी? देखिए, मिड टर्म अगर वो हो जाती है, जैसे पहले से चल रही है, हुँ, तो वो नेचुरल है, एनसीवीटी में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर वो एनसीवीटी में कन्वर्ट हो जाती है। हुँ, नहीं तो एससीवीटी में मिलेगा, और एससीवीटी टू एनसीवीटी भी कन्वर्शन का सिस्टम होता है। ठीक है। पहले पेपर देना होता है, तो वो एनसीवीटी की ट्रेड से पेपर देकर एनसीवीटी हो सकता है। लेकिन बहुत बेसिक बात ये है कि इसको बच्चे के फ्यूचर के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एससीवीटी एनसीवीटी से। ओके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनसीवीटी में ज़्यादा है, हुँ। एससीवीटी में कम है।
तो बच्चों के माइंड में अगर कोई ऐसा डाउट है तो नहीं, उनको नहीं, उनके इस लिए कोई डाउट को प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर रहना है। सेम सर्टिफ़िकेट है, सेम सारा कुछ सिस्टम है। जैसे अब सिर्फ़ क्या फ़र्क है कि जैसे रेलवे में हुँ, किसी ने जॉब करनी है, अगर उसने अप्रेंटिसशिप करनी है, फ़र्ज़ कीजिए, हुँ, इसके बाद अप्रेंटिसशिप होती है 1 साल की, तो अगर उसने एनसीवीटी में किया है, तो वो रेलवे में जा सकता है हुँ, एज़ ए अप्रेंटिस। इतना ही फ़र्क है, कोई बेसिक कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और 95% ट्रेड्स हमारी एनसीवीटी में ही हैं। ओके। सो जी, अभी वापस ट्रेड्स के ऊपर ही आते जी। हैं कि कौन-कौन सी ट्रेड्स अभी हम रन कर रहे हैं? हाँ, मैंने अभी बताया आपको 35 के करीब ट्रेड्स हैं, 88 यूनिट्स हैं हुँ, और इसके अंदर हमारे पास मैकेनिकल लाइन से फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, शीट मेटल, इस टाइप से मैकेनिकल लाइन से हैं और इलेक्ट्रिकल लाइन से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इस टाइप से रिलेटेड हर एक और पैरामेडिकल लाइन से डेंटल टेक्नोलॉजी, हुँ, लैब टेक्नीशियन की भी थी। हम मेरी आईटीआई में नहीं है लैब टेक्नीशियन, वैसे हुँ, ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं। जी, ओल्ड एज होम केयर, हुँ, तो इस टाइप से आप अगर टोटल ट्रेड्स गिनेंगे, टोटल हरियाणा में जो चल रही हैं, तो वो लगभग 40 को टच करती होंगी। ओके। सो सर फीमेल स्पेसिफिक भी कोई ट्रेड्स आईटीआई के अंदर रन जी। होती हैं? फीमेल का हमारी आईटीआई के अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन और है, उसको बोलते हैं आईटीआई डब्ल्यू, ओके, आईटीआई वीमेन, ओके। स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। हुँ, हुँ, हालांकि लड़कियां इधर भी एडमिशन ले सकती हैं, लेती भी हैं हमारे यहाँ। हुँ, हुँ, अगर आपने तो मुझे ये पूछा है कि भी स्पेसिफिकली उनके लिए, तो उसके अंदर जैसे ये ब्यूटिशियन है हुँ, और ड्रेस मेकिंग है, इस टाइप की ट्रेड्स ओनली स्पेशली फॉर गर्ल्स भी हैं। ओके। सो सर जी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस स्लोगन के बाद आपने कुछ चेंजेस देखे कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए हैं कि फीमेल्स भी अब एजुकेशन के लिए थोड़ी-सी क्यूरियस हैं और पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आई है कि लड़कियों को हमें पढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें? देखिए आप खुद ही देखेंगे समाज के अंदर, हमारे यहाँ पर जैसे कल्पना चावला जी। एग्जाम्पल हैं, हम तो हुँ, करनाल में ही रहते हैं, करनाल की बेटी थी वो। जी। तो ये जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, तो ये अभियान जो चलाया, इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर भी बने। हुँ, तो इससे मोटिवेशन तो नेचुरल है, जो चीज़ स्टार्ट होती है वो किसी ना किसी पर्पज़ से होती है। तो जी, वो पर्पज़ आप देखिए, सेक्स रेशो देख लीजिए मेल फीमेल का, वो बढ़ रहा है। जी। तो अब फीमेल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो लोगों हुँ, के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जी। और वही जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो लड़कियां जो हैं वो, अगर आप कभी हमारी आईटी विज़िट करें, आप देखेंगे जब शुरू होती है, आईटी स्टार्ट होती है या छुट्टी होती है जिस समय, तो मैक्सिमम लड़कियां निकलती हैं। तो इसका मतलब ये, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके उसी में ही है कि बहुत सारी अवेयरनेस आई है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में और भी अवेयरनेस आएगी। अब हमारे हरियाणा की तो लड़कियां कुश्ती में, इसमें सब लड़कियां मेडल लेके आ रही हैं, तो हर अवेयरनेस है जगह तभी आ रही हैं। बिल्कुल। सो सर एक माइंडसेट कहीं न कहीं लोगों के माइंड में है कि टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, एक तो हो जी। गया कि स्पेसिफिक जो वुमेन के लिए बनाए गए ट्रेड्स हैं जो आपने बताया ब्यूटिशियंस वगैरह। लेकिन अदरवाइज़ जो टेक्निकल एजुकेशन है जैसे मशीन्स वगैरह से रिलेटेड या फिर आईटी से रिलेटेड या और भी जो चीज़ें हैं डीज़ल मैकेनिक वगैरह आपने बताया। एक माइंडसेट हमेशा लोगों के मन में रहता है कि ये ट्रेड्स सिर्फ़ लड़कों के लिए है। ये सच्चाई है या सिर्फ़ एक मिथ है? और अगर मिथ है तो आप इस मिथ को कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, ये दोनों ही पहलू हैं इसके। आज से 10-15 साल पहले मैकेनिकल लाइंस के अंदर हुँ, लड़कियां बच्चियां बहुत कम आती थी, हुँ, लेकिन आज की डेट के अंदर मेरे पास, हमारे यहाँ करनाल में पीपीओ की ट्रेड है, प्लास्टिंग प्रोसेसिंग की, हुँ, हुँ, उसमें 5-6 लड़कियां हैं। अभी हमारा एक सेमिनार हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, चंडीगढ़ के अंदर। तो मशीनिस्ट ट्रेड प्योरली बड़ी हैवी मशीनरीज को लिफ्ट करना, ये वो होता है, तो उसके अंदर एक लड़की को अवार्ड दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। चंडीगढ़ में वो फंक्शन था, तो वो मशीनिस्ट की पढ़ी हुई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर इस समय आप चाहे पॉलिटेक्निक में चले जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं या हमारे आईटीआईज़ में चले जाएं, तो मैकेनिकल लाइन के अंदर काफ़ी लड़कियां एडमिशन ले रही हैं। हाँ, उतनी रेशो अभी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 साल में, 5 साल में उसके अंदर भी वो और ज़्यादा आगे आएंगी। तो हमने बार-बार बात करी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्लोगन्स वगैरह के लिए, तो आत्मनिर्भर भारत ये भी काफ़ी आपने खुद भी डिस्कशन की इसके लिए।
तो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूर। तो उस चीज़ के लिए आईटीआई उस मिशन के अंदर किस तरीके से योगदान अपना दे रहा है? देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्वावलंबी भारत से जुड़ा हुआ एक अभियान है। जी। मैं स्वयं भी स्वावलंबी भारत से हुँ, जुड़ा हुआ हूँ। और इसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस ये कर रही है कि आप पहले एक बार जैसे टेक्निकल एजुकेशन या आईटीआईज़ पास करते हैं, तो साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप नौकरी पाने के इच्छुक होने से अच्छा ये है कि आप नौकरी देने वाले बने। हुँ, आप खुद ओनर हों किसी चीज़ के। तो इस चीज़ के अंदर अभी हमारी एलुमनाई होती हैं या कोई भी फंक्शंस होते हैं, हम उनको अवार्ड रिवॉर्ड करते हैं, जो जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई। ऐसे देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। हुँ, हुँ। मैं अभी निसिंग इससे पहले मैं निसिंग में था, एज़ ए इंचार्ज था मैं वहाँ पर। तो मेरे पास मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट मतलब पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया एलुमनी में, तो वो आया तो कार के ऊपर एक लड़का आया, बड़ी कार थी। तो मैंने उस भाई आपका बच्चा है या आप कहता मैं सर खुद स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ का वेल्डर का। ओके। वेल्डर ट्रेड होती है एक, हुँ, उसका मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने कहा उसको बिठाया, वो सारे लोग आए हुए थे, तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं आप? कह रहे मेरे पास 250 लोग काम करते हैं। आप मेरी इंडस्ट्री को विज़िट कीजिए। इसी एरिया में असंध के पास उसकी इंडस्ट्री थी। हुँ, तो मैं जा तो नहीं पाया खैर, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी उसकी। तो वो उसने 250 टेक्निकल लोगों को वहाँ पर रोज़गार दिया हुआ है और उसकी जो टर्नओवर है, वो इन करोड़्स है। और इस समय वो बहुत अच्छे लेवल का मतलब वो गवर्नमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है। ऐसे एक ब्यूटिशियन की अभी पिछले हमने यूथ फेस्टिवल में एक लड़की को ऑनर किया था, तो उसने बताया कि भई मैंने अपना ब्यूटी पार्लर चलाया यहाँ, बड़े लेवल का है। मेरे नाम से मेरे दिमाग से उसका नाम स्लिप हो रहा है लड़की का। तो वो उसके पास कम से कम भी 35-40 ब्यूटिशियन काम करती हैं और वो कहती है जब ये सीज़न होता है तो इस सीज़न के अंदर हमारे पास टाइम नहीं होता। तो वो अगर उसने मुझे एवरेज जो बताई, कहती जी हमारे 4-5 महीने का सीज़न होता है, बाकी ज़्यादा सीज़न नहीं होता, लेकिन वो 4-5 महीने के अंदर करोड्स के अंदर वो आपको तो पता ही है आजकल हाँ, शादी में बिल्कुल, कितना बिल्कुल, जी। वो सारा तैयार होना, सब लोग एक जैसा कपड़े पहनते हैं, एक जैसी हाँ, हाँ, करते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होती है। तो उसके ट्रेंड। अंदर बड़ी हाईली पेड कैपेसिटी है, हाईली पेइंग कैपेसिटी है लोगों की। तो हुँ, वो उसके अंदर काम कर रही है, उसको हमने रिवॉर्ड किया था। हुँ। तो ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल हैं, मैं देने लगूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी। तो सर अब जॉब के ऊपर अगर हम वापस आते हैं, चलो हमने अभी ये आत्मनिर्भर भारत की बात करी। जॉब के ऊपर वापस आते हैं, देखिए अगर हम इंडस्ट्री में जाएँ, मैं कहता हूँ अगर हम बद्दी एरिया विज़िट करें, हाँ जी। हम नालागढ़ विज़िट करें, हम इधर जो ऊना के पास महतपुर पड़ता है, हाँ, मतलब हाँ। बेसिकली जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं इस टाइम के ऊपर नॉर्थ इंडिया में, कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी जहाँ पर बाहर वैकेंसीज़ का बोर्ड ना लगा हो। बिल्कुल। हर जगह वैकेंसीज़ हैं। इधर हम अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी बेरोज़गारी बहुत है। हुँ, हुँ। ये गैप कवर क्यों नहीं हो पा रहा? ये आपकी बात ठीक है कि कई बार मेरे पास भी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, कहते हैं जी हमारे को इतने स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। जी। तो हम उनको कहते हैं भई आप इस तारीख को आएँ, हम हुँ, इनको अरेंज करते हैं। हुँ, तो जैसे हमने 100 किसी की कैपेसिटी अभी मैं कल ही हमारे यहाँ पर जॉब फेयर था मेरी आईटीआई में। हुँ। जेबीएम कंपनी का नाम सुना होगा, जय भारत मारुति। जी। तो उनका यहाँ खरगोदा में प्लांट है, उस हुँ, प्लांट के लिए वो 131 स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर देके गए हैं जी, और एक अच्छी स्टार्टिंग भी देके गए हैं। ठीक है। लगभग 15,000 कैश इन हैंड मिलेगा, ओवरटाइम अलग है, 25 रुपीज़ पर डे सब्सिडाइज्ड फूड है उनका। हुँ, हुँ। तो अकोमोडेशन भी खरगोदा एरिया में कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एज़ जी, कम्पेयर टू गुड़गांव या मानेसर। जी। तो इस टाइप से एक ब्रिज का काम हमारा डिपार्टमेंट करता है इन हुँ, दोनों को मिलाने का। हुँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये गैप रह जाता है। उसके लिए अभी जो मैंने आपको बताया था ना टाइम्स ऑफ इंडिया वाले मेरे पास अभी आए, जी। तो उन्होंने एक ये मैगज़ीन है उनकी हुँ, उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है टाइम्स प्रो। ओके। अ, उस वो एक ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
उसमें दोनों को रजिस्ट्रेशन करवानी है, ट्रेनी को भी जो एस्पिरेंट है जॉब का, और जॉब देने वालों को भी। राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा कुछ। तो उनको ऑटोमेटिकली जो भी कंपैटिबल, जिस भी ट्रेड का कंपैटिबल है वो उनको हायर कर सकते हैं। तो ये वेडनेसडे को मेरे पास आएंगे वो, तो हम यहाँ पर एक सेमिनार करेंगे। तो उस सेमिनार के अंदर उन स्टूडेंट्स को भी अवेयर करेंगे कि आप इसको, और आपके चैनल से भी मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये टाइम्स प्रो को, इसकी ऐप को आप अगर जॉब एस्पिरेंट हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं और जॉब करने वाले आपको चाहिए, जी। तो आप उसको उसके ऊपर रजिस्टर हों। आप दोनों को कंपैटिबिलिटी, जैसे मैरिज ब्यूरो हैं दोनों को मिलाते हैं, वैसे ये है। तो ऐसे तो सर मेरे ख्याल से टाइम जॉब, Naukri.com काफ़ी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म वो बने पेड हुए है ना कई, अच्छा। उसके ऊपर पेड के ऊपर कई, अभी आपने स्टार्टिंग यही कि रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं, पैसे देने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो डरते हैं उसके ऊपर जाते हुए। ओके। लेकिन ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए इसके ऊपर भी जा सकते हैं। बाकी हमारी जितनी भी हरियाणा के अंदर ITIs हैं, इसमें अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट सेल है। तो हमने यहाँ पर 1000 से ऊपर फर्म्स को रजिस्टर किया हुआ है करनाल में। तो उनकी डिमांड हमारे पास आती है, सप्लाई हम देते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं, हमारे पास फॉलो रहता है स्टूडेंट्स का। पिछले 5-7 साल पुराने बच्चे भी, अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो हम उनको कॉल करते हैं। इंटरव्यू, ज़्यादातर तो बच्चे चले जाते हैं, जॉब में लगे हुए हैं। जो फ्रेशर हैं उनको इंटरव्यू के लिए, या पिछले 1-2 साल, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जॉब में लगे फिर छोड़ आए किसी कारणवश भी, कोई बीमार हो गया, किसी घर में कोई मिसहैप हो गया, तो हम उनको फिर दोबारा उस प्लेटफॉर्म के साथ मिलवाते हैं और उनकी जॉब प्लेसमेंट का काम करते हैं। तो ये गैप भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। चलो, तो सर इसमें अब हम बात करते हैं कि अगर जिस एरिया में हम बैठे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अब अगर टेक्निकल एजुकेशन और इन दो चीज़ों को हम रिलेट करें, अभी यूएस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि स्टेम से जो बच्चा निकलेगा, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट होगा, तो उसको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जर्मनी ने भी इस चीज़ के रिलेटेड ये कहा था कि जो टेक्निकल एजुकेशन का बच्चा आएगा, अदरवाइज़ हम पीआर नहीं देते इतनी आसानी से, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन को हम पीआर देंगे। सेम ऑस्ट्रेलिया का चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि जो मेडिकल वर्कर्स हैं या फिर जो ऑटो मैकेनिक्स हैं, इनको हम सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे पीआर देने के लिए। कनाडा भी सेम चल रहा है, कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन को वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और यहाँ का बच्चा वहाँ जाना चाहता है। ठीक है, तो वो डिसीज़न के अंदर आप किस तरीके से बच्चों को हेल्प करते हैं कि अगर कोई बच्चा बाहर जाकर जॉब करना चाहता है और यहाँ से वो एजुकेशन आपके पास से ऑलरेडी ले चुका है, वो गैप हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं, और किस तरीके से बच्चे को सिलेक्ट करना चाहिए कि मुझे किस कंट्री में जाना चाहिए और किस तरीके का कंसल्टेंट हमें अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के साथ, कि जब हम स्पेशली जॉब की बात करें तो वर्क परमिट्स को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड मार्केट में चलता है। तो बच्चा उस चीज़ को कैसे सिलेक्ट करे? देखिए, अभी ये हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं डायरेक्टर सर से भी, और जो हमारे उनकी टीम है एडिशनल डायरेक्टर्स वगैरह से। हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं संजीव शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई थी आज से 4-5 साल पहले कि बच्चे बहुत, क्योंकि मैं उस समय निसिंग में था, तो निसिंग एरिया से ज़्यादा बच्चे बाहर जाने के क्रेज़ था। बिल्कुल। तो लकीली मेरी बात उनको स्ट्राइक हुई, और उन्होंने एक हमारे यहाँ पर अब ITIs के अंदर पासपोर्ट फैसिलिटी दी कि हम पासपोर्ट बनवाते हैं उस बच्चे को, 1500 रुपये हम पासपोर्ट बनवाने के देते हैं। सेकंड ईयर में होना चाहिए, उसकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका पूरा होना चाहिए, बाहर जाने के लिए भी एज वगैरह सारा। ठीक है। तो हम उसको पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 रुपये, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट, हमारा डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट, जिसके हमारे डायरेक्टर कैप्टन मनोज जी हैं IAS, और ये हम उनके मार्गदर्शन के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसके अंदर बहुत बढ़िया बात है कि लास्ट मंथ मेरे पास जैपनीज़ डेलीगेशन आया था। तो उन्होंने मुझसे अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा भी हम कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके जापान में ले जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा हमारे इसी आपके कहने के जैसे आपने बताया, नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्रेज़ है बाहर जाने का। बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला आप आइए और एक बार आप विज़िट कीजिए, हमारी मशीनरी देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, हमारे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी देखकर, स्किल देखकर वो बड़े इम्प्रेस हुए। उन्होंने और भी 2-3 ITI विज़िट की। तो उनका मुझे यहाँ से वापस जब वो जापान गए तो उनका मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया कि भाई हमने वी हैव फाइनली सेलेक्टेड योर ITI फॉर फाइनल पर्पस, और हम एक बड़ा डेलीगेशन जल्दी विद इन फ्यू डेज़ आपके पास आएंगे। तो जापान ने इसमें ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है
इस टाइप से हमारे उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हमारी एक ही इसके अंदर एक कंडीशन है कि जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ओके। वो एक गैप था, तो मैंने उनको एक सजेशन दिया अपनी तरफ से कि अगर आप हमारे जो ट्रेनीज़ को सिलेक्ट करते हो, तो सिलेक्शन के बाद आप 1 महीने की क्लासेस इनको बेसिक क्लासेस दे दीजिए हुँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा जिनको हम सिलेक्ट करेंगे, उनको हम वहाँ ले जाने का सारा सिस्टम बनाएँगे और उनको हम यहीं पर हमारे डोर स्टेप के ऊपर ही 1 महीने की कोचिंग देकर उनको बेसिक जापानीज़ सिखा देंगे ताकि उनको पढ़ने में और बोलने में, समझने में कम से कम आसानी रहे। बहुत बढ़िया। तो ये फॉरेन कंट्री वाला जो सिस्टम है, ये मेरे को लगता है आने वाले 2 साल 3 साल में सारी कंट्रीज़ हमें अप्रोच करेंगी, क्योंकि हमारे हरियाणा की जो स्किल डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे अच्छी, इन्फ्लुएंशियल, हाईली स्किल्ड है। तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बढ़िया। टेक्निकल बच्चे बाहर जाएंगे। तो हमेशा जो एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है, यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल करवाया नहीं जाता। इसी वजह से बच्चों को बाहर भी भेजा जाता है कि ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले, अब बच्चा एक प्रैक्टिकल स्टडीज़ करे। तो मुझे लगता है कि आईटीआईज इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं। इसको हाँ जी। गैप को आप ऑलमोस्ट ख़त्म करने के ऊपर ही नहीं, मैं आपका बता पूरा वो है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताई नहीं है अभी। डीएसटी और ओजेटी 2 मॉड्यूल्स हैं हमारे। डीएसटी होता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। हुँ, हुँ। तो हमारे पास कई जो स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ ट्रेड्स हमने डीएसटी के अंदर ही एडमिशन करते हैं। तो जैसे 1 ईयर ट्रेड है, तो 6 महीने के लिए स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाएगा। हमने एमओयू साइन किया हुआ है इंडस्ट्री के साथ। राइट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी एमओयू साइंड है। तो हमारे वो ट्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, 6 महीने इंडस्ट्री में लगाएंगे, 6 महीने थ्योरी पढ़ने के लिए आईटीआई में आएंगे। 2 साल की हैं तो पहले 6 महीने फर्स्ट ईयर में, फिर 6 महीने सेकंड ईयर में। इसी टाइप से अगर कोई ट्रेड्स डीएसटी में नहीं है, हुँ, हुँ। फ़र्ज़ कीजिए अभी पूरी नहीं हुई, तो हम उनको ओजेटी करवाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। जी। जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको 150 आवर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है हर ट्रेड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जाकर करने की। तो आपने जो भी कहा कि प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल हमारे यहाँ भी करते हैं और यहाँ से करने के बाद वो प्रैक्टिकल जाकर फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेटेस्ट और लेटेस्ट डिज़ाइन जो टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं उनके ऊपर करते हैं। हुँ। तो ये तो गैप रह ही नहीं गया। तो सर अब अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें कि आईटीआईज किस फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, ताकि जो लेमैन है, एक जो बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो थोड़ा मोटिवेट हो सके कि किस तरीके से मुझे प्रोसेस करवाना है, एडमिशन की डेडलाइंस वगैरह क्या रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो वो थोड़ा प्लीज़ आप व्यूअर्स को अगर बता हाँ पाएँ। जी, आपने बिल्कुल सही टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा एक्चुअली। अभी एडमिशन का कल ही नोटिफिकेशन हुआ है ओके। और इसी 6 जून से हुँ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 20 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकता है जो भी एस्पिरेंट एडमिशन लेना चाहता है आईटीआई के अंदर, ऑल ओवर हरियाणा। ऑल ओवर हरियाणा। हाँ जी, उसके अंदर ऑनलाइन पोर्टल है। हुँ। पोर्टल के ऊपर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने, अगर उसको बाय चांस बाहर से रजिस्ट्रेशन या अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से नहीं आती करनी, हुँ। तो ही और शी कैन डायरेक्टली कम टू आवर आईटीआई। ओके। वी हैव द हेल्प डेस्क। हुँ, हुँ। तो वो हमारे जो फैकल्टी है वो उसकी हेल्प करेंगी, उसका फॉर्म फिलअप करवाएंगे और बड़ा नॉमिनल सा सिस्टम है, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं होते। जो ऑनलाइन फ़ीस जमा होती है एक माइनर सी, एडमिशन फ़ीस टोटल 500 रुपीज़ है, 5 ओके। समथिंग है। ठीक है। तो मतलब कोई आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था फ़ीस का, जी। तो फ़ीस वगैरह कोई बच्चों के लिए है नहीं। और एक चीज़ है, इसी गवर्नमेंट ने, नायब सिंह सैनी जी की गवर्नमेंट ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे जब सीएम बने थे, तो उन्होंने टोटली स्टूडेंट्स का बस पास भी 150 किलोमीटर तक फ्री कर दिया है। इससे बड़ी मेरे ख्याल में सारे इंडिया के अंदर और किसी भी स्टेट के अंदर, जहाँ तक मेरा माइंडसेट काम करता है, कोई भी स्टेट नहीं दे रही। राइट। और सेकेंडली आपने एडमिशन का पूछा क्या प्रोसीजर है, तो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हुँ। उसको ट्रेड्स ऑप्शन करनी होती है। भई 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड वो भर सकता है। अलग अलग आईटीआईज़ भी भर सकता है। जैसे करनाल में नहीं मिलती फ़र्ज़ कीजिए कोई हुँ, आईटीआई हुँ। उसको, तो कोई ट्रेड उसको, और उसको वेल्डर में ही लेना है, तो वो ही और शी कैन अप्लाई इन निसिंग हुँ। या ओके। आसपास की और आईटीआईज़ हैं। हरियाणा में कहीं भी अप्लाई कर सकता है। तो 6 जून से 20 जून के बीच में वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर ले। उसके बाद शेड्यूल जारी होगा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी पोर्टल के ऊपर आ जाएगा कि भाई फर्स्ट एडमिशन कब है, सेकंड कब है। तो फर्स्ट एडमिशन के अंदर 33%
कैंडिडेट 30% लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है, वेदर दैट इज़ मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें वो बच्चियाँ अप्लाई कर सकती हैं, उनकी रिजर्वेशन है, फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को देते हैं। अगर कोई बच्ची एडमिशन नहीं लेती फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में, तो थर्ड काउंसलिंग में हम उसको ओपन में सीट्स में ले जाते हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट दूसरे बच्चों को भी उसमें मौका मिल जाता है। ऐसे हमारे 4 या 5 एडमिशन्स होते हैं जो ऑनलाइन चलते हैं। उसके बाद अगर किसी की कोई सीट खाली रह जाती है, या कई बार कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है 2-2 3-3 जगह, तो आज यहाँ ले ली उसने, फिर उसका माइंड चेंज हो गया, मेरे घर के पास दूसरी आईटीआई है, तो फिर कुछ नाम कट जाते हैं, ठीक है। स्ट्राइक ऑफ हो जाते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट भी एडमिशन करते हैं। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लास्ट एडमिशन होती है, ठीक है। तो होती सारी ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ही है। ओके। और बेसिक क्वालिफिकेशन इसके अंदर मैट्रिकुलेशन है, इससे ऊपर +2 बीए सारे आते हैं बच्चे, उनको वेटेज भी मिलती है। तो जो आपने मेरिट कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, तो जो ट्रेड सिलेक्शन है, क्या वो मेरिट बेस के ऊपर है या फिर एडमिशन सिलेक्शन ही पूरी की पूरी मेरिट बेस? टोटल स्ट्रक्चर मेरिट बेस्ड है। आपने फ़र्ज़ कीजिए 4 ट्रेड भरी, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, जी। तो उन चारों ट्रेड्स के अंदर आपने अपने मार्क्स अपलोड कर दिए 10th में, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस देखेगा। जैसे आपने वेल्डर दी है, जी। आपकी कैटेगरी देखेगा, जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप उसमें आते हैं, सॉफ्टवेयर आपको सेलेक्ट करता है उसके अंदर, भाई आप हाई मेरिट के हैं, जी। तो आपको वो मिलेगी, नहीं तो आपको सेकंड ऑप्शन में चले जाएंगे, जी। नहीं तो आप उसके थर्ड में चले जाएंगे, और अगर चारों ऑप्शंस में नहीं आ रही तो फिर आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट काउंसलिंग में रीअप्लाई कर सकते हैं, रीफ्रेश कर सकते हैं, पैसे नहीं दोबारा लगेंगे, रिफ्रेश कर सकते हैं आप, फिर दोबारा एलिजिबल हैं उसके लिए। तो आप सर स्टूडेंट्स को कुछ गाइड कर पाएंगे कि बच्चा अपने लिए कैसे ट्रेड सिलेक्ट करे कि मुझे किस ट्रेड के अंदर मैं सही बैठता हूँ और मुझे इसके अंदर एडमिशन लेनी चाहिए, तो वो सिलेक्शन किस तरीके से बच्चा करे? देखिए इसमें ना 2 चीज़ें हैं, बच्चे का माइंडसेट है एक तो, हम्म, किसी का बच्चा है वो मैकेनिकल लाइन के अंदर जाना चाहता है, जी। कोई कहता है मैं तो डीजल, मैंने कार्स की लाइन में जाना है, हम्म। तो वो उसको डीजल, मोटर मैकेनिक ये सिलेक्ट करनी चाहिए। हम्म। अब एक बच्चे का इंटरेस्ट मैकेनिकल लाइन में है और हम उसको भेज दें कंप्यूटर लाइन में, तो वो कंपेटेबिलिटी नहीं बन पाती हमारे माइंडसेट की। वैसे जी। आजकल के बच्चों के ऊपर कोई दबाव तो कोई पेरेंट्स डालते नहीं है राइट। कि भाई आप ये यही लें, तो उसकी अपनी सिलेक्शन। बस मैं तो ये कहता हूँ, बच्चों को एक एडवाइस दूंगा कि जहाँ उनका माइंड चलता है, हर एक ट्रेड, मेरे पास जितनी ट्रेड्स हैं हमारे डिपार्टमेंट की, सारी ट्रेड्स के अंदर सर्विस है, सारी ट्रेड्स की जॉब ओरिएंटेड हैं, 100% प्लेसमेंट है, तो आप किसी भी ट्रेड को सिलेक्ट करें, लेकिन करें वो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। एक सर HSDM रिफ्रेशर कोर्सेज कुछ गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे, इसमें और ITI में क्या फ़र्क है? HSDM की फुल फॉर्म है हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, जी। और हमारा डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जी। हैं एक्चुअली ये सिस्टर कंसर्न ही है, आप समझ लीजिए। ठीक है। HSDM का ऑफिस भी हमारे ही डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में है। ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाता है, इसकी एक टीम है HSDM की। ये इसके हालांकि जो हमारे DG हैं वही उनके DG हैं, तो वो इसको देखते हैं, और इसके अंदर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जेल प्रिजनर्स हैं, इनके लिए अभी गवर्नमेंट ने HSDM के थ्रू कोर्सेज स्टार्ट किए कंप्यूटर के। कुछ जो प्रिजनर्स हैं इनको आगे की लाइफ के लिए सिक्योर करने के लिए, कि यहाँ से बाहर जाने के बाद जेल से कुछ अपना काम करें, तो उसमें वेल्डर ये, और गर्ल्स जो लेडीज़ प्रिजनर्स हैं उनके लिए ब्यूटिशियन, ऐसी ट्रेड्स को HSDM 2-2 3-3 4-4 महीने की पर्टिकुलर नहीं ना, उसमें आवर सिस्टम होता है, भाई इतने आवर्स का कोर्स है, तो वो जब कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उनको एक सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट HSDM देगा। तो वो भी एक अच्छा है, जो क्वालिफाइड नहीं है एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है कि आपने BA किया हो या मैट्रिकुलेशन किया हो। ओके, तो बेसिक वो कोर्सेज है। बेसिक कोर्सेज वो कर सकते हैं। उसके अंदर तो अभी और बहुत कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे टेलरिंग का, ये बार्बर का, ये छोटे छोटे रिफ्रेशेस कोर्सेज हैं, जो काफ़ी एज के लोग हैं और अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ काम करना चाहते हैं गांव में, देहात में, या छोटी छोटी जगह पर, तो उनको हम ये HSDM हमारा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देगा और वो आगे जाएंगे। इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है इस समय रनिंग में। ओके। यही है कि देखिए आज की डेट के अंदर
हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला और आने वाले टाइम है स्किल डेवलपमेंट का। जी, तो जब तक मेरे अंदर कोई स्किल नहीं होगी तो मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। जी। मुझ में स्किल होगी तो मुझ में कॉन्फिडेंस होगा। हुँ, तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रेड एंड बटर को अर्न करने के लिए और देश की प्रोग्रेस के लिए हम सब का एक दायित्व बनता है कि हम लोग कुछ ना कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप करें। चाहे उसके वो कई बार हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हुँ। या हमारे को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्किल फिर भी कभी ना कभी काम आती है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम उस इंसान से मिले जो आईटीआई को सिर्फ एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट नहीं मानता, वो एक व्यक्तित्व की गरिमा मानता है, एक कॉन्फिडेंस मानता है, एक स्किल पावर मानता है और वो एक्चुअल उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से स्किल के ऊपर वर्किंग करके एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। बहुत से एग्जांपल्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ और आईटीआईज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि इसी तरीके से इस चीज़ के ऊपर वर्किंग चलती रहे और हमारा भारत बहुत से देशों को पीछे छोड़ पाए।